प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौजवानों से अपील की है कि वे देश में ही बनाए नए नए गेम्स। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश चरणबद्ध तरीके से चलेंगे मेट्रो ट्रेन। सामाजिक, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधों के तहत आयोजित करने की दी जाएगी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में कोविड-19 उन्मूलन के लिए जब तक सक्षम दवा नहीं विकसित होती तब तक सरकार करती रहेगी रोकथाम के लिए हर स्तर प्रयास। और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश शुरू। प्रथम चरण में लगभग 400 करोड़ का अब तक हुआ निवेश। उद्यमियों का कहना है कि इससे जहां एक तरफ एमएसएमई उद्योग विकसित होगा, वहीं स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। हर बच्चे के मानसिक विकास में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले खिलौनों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि भारतीय खिलौनों के लिए अब लोकल से वोकल होने का वक्त आ गया है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौजवानों से अपील की है कि वे देश में ही नए नए गेम्स बनाएं। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवाओं से देश में ही गेम्स बनाने का आह्वान किया। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। इस मौके पर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की भागीदारी के नतीजे काफी संतोषजनक हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए कई ऐप बहुत लाभकारी हैं। यही नहीं, अब हम अपनी मातृभाषा के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। एक ऐप है कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे मैथ, साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक और ऐप है स्टेप सेट गो। ये फिटनेस ऐप है। अब कितना चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, ये सारा हिसाब ये ऐप रखता है और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे =, बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती हैं, ये भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। कोविड महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में अब 1 सितंबर से काफी कुछ बदलने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले बात मेट्रो रेल की करें तो इसे 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इससे संबंधित मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। 21 सितंबर से सामाजिक, शिक्षा संबंधी, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य समारोह आयोजित करने की अनुमति भी होगी, लेकिन इनमें केवल 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। 21 सितंबर से ही खुले में कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं और 12वीं के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत होगी, लेकिन जरूरी दिशा निर्देशों के अनुसार ही
छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। राज्य के भीतर और एक दूसरे के राज्यों के बीच लोगों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर किसी भी तरह के स्थानीय लॉकडाउन लागू न करें, लेकिन 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर आने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार और देश में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बन पाई है। जब तक इसकी कोई दवा सुचारू रूप से नहीं बन जाती, तब तक हम लोग इसके रोकथाम और उन्मूलन के लिए जागरूकता के माध्यम से कार्य करते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि बचाव से संबंधित जितने भी उपाय हैं उसको किए जाएं। इसी तरह इंसेफ्लाइटिस 40 वर्षों से गोरखपुर बस्ती मंडल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का विशेष महामारी रोग था, जिसके उन्मूलन के लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है। इसके रोकथाम के लिए CHC PHC उपचार हेतु व्यवस्था की गई है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में कमी आई है और जहां हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चे मरते थे, अब मृत्यु दर घटकर बहुत कम हो गई है। इसी तरह डेंगू, डायरिया, चिकनगुनिया रोग भी अपना पांव फैला रहे हैं। इसके लिए भी इसके उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। अवेयरनेस के कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चले हैं, उसका परिणाम है कि कोविड-19 से भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। यही स्थिति हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू की और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम कोविड-19 की इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे लड़ रहे हैं। आज अगर देखेंगे देश के बड़े राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर, पॉजिटिविटी की दर ये सबसे कम है और सबसे अधिक टेस्ट देश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश करा रहा है। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हर एक तबके का योगदान जिस मजबूती के साथ मिला है, अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा है, उसका पालन हमें तब तक करना होगा जब तक कोई वैक्सीन या इसके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं हो जाती है। और हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। बरेली को जल्द ही अत्याधुनिक ESIC अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने ITR फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण किया है। इसी स्थान पर नया 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से अस्पताल के लिए जमीन मांगी थी। सरकार ने जिले में उपलब्ध ITR की जमीन को अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित कर दिया है। बरेली में 2002 में ITR फैक्ट्री बंद होने के बाद से फैक्ट्री की सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिस पर केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय एडवांस तकनीक से लैस हॉस्पिटल बनाएगा। इस अस्पताल से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ साथ आमजन भी अपना इलाज करा सकेंगे। तो हमने प्रयास करके यहाँ पर एक 100 बेड का आधुनिकतम सुविधाओं वाला ESI अस्पताल बनाने का फैसला लिया और देखा यहाँ पर तो जगह मिल सकती है, तो हमने प्रशासन से बात की और जिले के प्रशासन से बात की, तो वो इस स्थान को देने पर सहमत हुए और सहमति पूरी हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो धन प्रदेश सरकार के द्वारा मांगा गया था, 55 करोड़ रुपए हम प्रदेश सरकार को दे चुके हैं और जल्दी ही इसके ट्रांसफ़र की कार्रवाई और हम अतिशीघ्र इसका एक निर्माण कार्य और समय सीमा के अंदर एक आधुनिकतम अस्पताल बनाने की प्रक्रिया में है। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंडल की समीक्षा की है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार बाढ़ और बंधों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ राहत के लिए 24 घंटे आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम खुला हुआ है। खाद्य और राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ में अब तक 16 जनपद प्रभावित हैं। पलिया कला में शारदा नदी, सरयू नदी, एलिगन ब्रिज, बाराबंकी और तुर्तीपार बलिया खतरे के निशान से इस समय ऊपर है। हर जनपद में जहां भी बाढ़ है
वहाँ के जनप्रतिनिधि खुद स्वयं जाकर मौके पर जो है बाढ़ सामग्री का, राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बाढ़ में अब तक 16 जनपद प्रभावित हैं। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर 690 गांव बाढ़ में प्रभावित हैं। 299 गांव अब केवल महरूम हैं और जलमग्न हैं। ये संख्या घट रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,233 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव संक्रमण मामलों की कुल संख्या 54,666 है। 1,67,543 कोरोना संक्रमण मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में 3,423 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,39,454 सैंपल की जांच की गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,233 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,666 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,67,543 है। इस प्रकार कुल 74.25% का रिकवरी रेट चल रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,423 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फर्टिलिटी रेट इस समय घटकर के 1.51% हो गया है। रायबरेली में पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। नगर पालिका रायबरेली व नगर पंचायत लालगंज, डलमऊ, बछरामा व सलोन में पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के बिना गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने जाने का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। परियोजना अधिकारी मुनेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में ऐसे पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है। इन पंजीकृत पथ विक्रेता के द्वारा आवेदन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो एक योजना आई है, जिसमें हमें नगर पालिका की तरफ से 10,000 रुपये की उपलब्धि कराई जा रही है। इससे हमारा बहुत ही फायदा हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो 10,000 की योजना लागू हुई है, इससे हमको इस योजना का लाभ मिला। इससे हमारा जीवन यापन और हमारा व्यवसाय पुनः पटरी पर लौट आएगा। इससे हम श्री नरेंद्र मोदी और योगी मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो है उन्होंने हमें 10,000 रुपया दिया और उनके वजह से मैं अपनी दुकान चलाने में सक्षम बन सका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ और हमारी सरकार जो ये योजना चल रही है, ताकि आप जो है जो गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आप चला रहे हैं। लॉकडाउन की महामारी जो थी, उसमें मेरा पैसा जो है सब खत्म हो गया था और माल भरने के लिए पैसे नहीं थे। सरकार की ये योजना हम लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है और अब जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग माल भरेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे। इसलिए सरकार के लिए धन्यवाद जो इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी खुमचे वाले परेशान हुए लॉकडाउन के कारण, उनका व्यवसाय और उनकी आय घटी, उसको ध्यान में रख के माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना चालू की है। इसमें 10,000 रुपये तक का विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा डूडा की तरफ से। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि का लाभ जनपद के छोटे छोटे किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।
जिले के किसान भारत सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से खुश हैं। जो छोटे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि इस कोविड-19 में वरदान साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि शरीर कमजोर होने पर खेती किसानी का काम करने में आर्थिक तंगी से खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसानों के लिए सम्मान निधि योजना नहीं बल्कि ये किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा दी गई सम्मान राशि एक पेंशन की तरह है। धनराशि को छोटा किसान खेतों में लगाकर अपनी जीविका चला रहा है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करने में किसान सम्मान निधि की धनराशि मददगार साबित हो रही है। सरकार की सहयोग राशि है किसान सम्मानित, इससे हम लोगों का एक बहुत अच्छी प्रकार से सहयोग हो जा रहा है, जिससे हम लोग अपना खेती सुचारू रूप से कर ले रहे हैं। और हमको किसान सम्मान निधि में 4 किस्तें सर मिली है और 5वीं किस्त भी पोर्टल पे चल रही है। भारत सरकार की जो ये योजना है और इससे किसान संतुष्ट हैं। मुझे अब तक 4 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं और हर किसान के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये नई स्कीम मोदी जी की बड़ी अच्छी है। इससे किसानों के खाद में, उसके दवा में, पानी में इस धन का उपयोग करके किसान लाभान्वित हो रहे हैं और जितनी भी प्रशंसा की जाए प्रधानमंत्री की वो कम है। जनपद संत कबीर नगर में कुल किसानों की संख्या 2,92,976 है। इसमें 2,50,431 किसान हैं जो हमारे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इसमें प्रथम किस्त जो है 2,35,652 किसानों के खाते में जा चुकी है। दूसरी किस्त 2,25,858 किसानों के खाते में जा चुकी है। 2,17,708 किसानों के खाते में तीसरी किस्त जा चुकी है। चौथी किस्त 1,78,546 किसानों के खाते में जा चुकी है। 1,53,270 किसानों के खाते में 5वीं किस्त जा चुकी है। 1,24,570 किसानों के खाते में 6ठी किस्त जा चुकी है। वाराणसी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश डिजाइनिंग संस्थान की चेयरमैन शिप्रा शुक्ला मुख्य अतिथि की हैसियत से 10 दिवसीय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रशिक्षण में शामिल हुई। इस 10 दिवसीय कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षुओं को उन्होंने प्रमाण पत्र वितरित किया। साथ ही साथ 10 दिनों के अंदर प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी देखा गया। शिप्रा शुक्ला ने बताया कि इस तरह ट्रेनिंग पूरे प्रदेश में महिलाओं व पुरुषों को दिया जा रहा है। वाराणसी में खासतौर से सिल्क से निर्मित उत्पाद व ब्रोकेड इत्यादि ट्रेनिंग विशेषज्ञ डिजाइनरों द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के बचे हुए कपड़ों इत्यादि के द्वारा विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जा रही है। हम औरतें जो खाली बैठे थे घर में, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के पास कोई काम नहीं था। इस वक्त हम लोग फालतू वक्त में ये काम करके कुछ हासिल किया। इसमें अमृता मैम और अर्चना मैम का बहुत सहयोग मिला हम लोगों को और इसका बेनिफिट भी हम लोग को भी मिला और हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमको इसका फ़ायदा और आगे हो। इस योजना के तहत जो है उनको भविष्य में और वर्तमान में और आगे भविष्य में भी अपनी आजीविका चलाने का जो है एक साधन, एक सोर्स मिल गया है। इसके ज़रिए यह है कि सरकार द्वारा जो है ये 10 दिवसीय योजना चलाई जा रही है, जिसमें उनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है सिल्क एवं ब्रोकेट का। सिल्क एवं ब्रोकेट से जैसे पहले जो है उसे साड़ी वगैरह बनते थे और छोटे छोटे जो है वेस्टेज निकलते थे जिसको हम फेंक देते थे। इस ट्रेनिंग में हमको सिखाया गया कि उस वेस्टेज को भी हम कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल एक उन्होंने अभी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल भी है और कंटेम्प्रेरी भी है। वो कहते हैं कि लोकल सामान को ही हमें ग्लोबल बनाना है, लेकिन लोकल सामान को वोकल बनाने के लिए हमें उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे और डिज़ाइन इंटरवेंशन पे भी, जिस पे हमारी सरकार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी है। ये ट्रेनिंग इसीलिए की गई है। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के अलावा हम लोगों का फोकस गिफ्ट सोवनियर आइटम्स पर भी है। छोटे छोटे सामान, कई बार वेस्ट प्रोडक्ट भी बच जाता है हमारे पास जो फेंक जाता है, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाकर और उनको मार्केट में उतार सकते हैं। मिर्जापुर विकासखंड सिटी अंतर्गत 6 गांवों में गरीब कल्याण रोजगार योजना अंतर्गत
कई प्रवासी श्रमिकों के आखिरी आश्रय गोट शेड व भैंस पालन आश्रय बनवा कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले प्रवासी श्रमिक जो पहले मुंबई में कार्य करते थे, लॉकडाउन के दौरान अपना काम छोड़कर अपने गांव आना पड़ा है। मोनू के द्वारा विकासखंड अधिकारियों से अपने रोजगार के लिए संपर्क किया, जो भेड़ पालन करना चाहता था। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत प्रवासी श्रमिकों मनरेगा के अंतर्गत अनुमानित लागत 1,72,000 रुपए से बकरी शेड निर्माण कराकर दिया गया। मोनू ने बताया कि अब घर पर ही कार्य मिल गया है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजना लागू किया गया है वो बेहद सराहनीय है। मेरा नाम रामदास पाल, मैं बॉम्बे से चल के आया हूँ। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना चलाए हैं, हम लोग के गांव में रहने के लिए जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा खासा से यहीं पर रहेंगे, यहीं से खाएंगे, यहीं से करेंगे, जो भी कमाएंगे यहीं पे रहेंगे। और जो भी सुविधा मिल रही है हम लोग को ग्राम सभा से, और जो वीडियो दिए हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हाँ, और जो भी कार्य जो भी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, मैं प्रधान से संपर्क किया, मैं बम्बई से आया तो उनसे बताया मैं लॉकडाउन में आया हूँ, मेरे को इधर रोजगार चाहिए। तो मेरे को भैंस पालन मेरे को मिला, बोला कि सरकार तरफ से भैंस पालन मिल रहा है। मैं सब है। मैं पूना से आया हूँ, वहाँ पे बेगारी काम करता था। 2 महीने लॉकडाउन में वहाँ पे फंसा था। 2 महीने बाद आया ट्रेन से आने के बाद ये सुविधा मेरे को मिली बकरी पालन जी करने के लिए, और सब मिलके मेरे बनाए, सेक्रेटरी प्रधान नेपाल ये सब मिलके मेरे ये बनवाए। बोले अभी बाहर नहीं जाने का, अभी इधर ही अपन काम करेंगे, इधर ही रहेंगे। मुंबई से आए हम और बकरी अपना है, पाले हैं, सरकारी घर मिला है, पालेंगे, इसमें खिलाएंगे पिलाएंगे, ये अपना काम धंधा है सर। जनपद मिर्जापुर में समस्त ब्लॉकों में ऐसे लाभार्थियों का पात्रता के आधार पर उनका चयन कर हम लोगों ने बड़ी संख्या में कैटल शेड, गोट शेड आदि का निर्माण करवाया, जिसमें कि जो प्रवासी मजदूर आए थे, जो कि लाभार्थी हैं, उनको उसमें काम भी मिला, उनको उसमें जो उनकी मजदूरी थी वो उनको प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ जैसे कैटल शेड उदाहरण के रूप में लें, हम लोगों ने उनको जो पशु थे, जो गाय और भैंस थे, उनको खरीदने के लिए जहां लोन दिलवाया, वहीं पर उन जानवरों के रहने के लिए लगभग 1,50,000 से लेकर 1,80,000 तक के बीच की धनराशि से हम लोगों ने उनका कैटल शेड बनवाया। इसी प्रकार हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत अपने यहाँ के रहने वाले प्रवासी मजदूरों को, लोकल स्थानीय श्रमिकों को 20,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में उनको बकरी खरीदने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी उनको ऋण प्रदान किया गया। अलीगढ़ जनपद के खैर स्थित अंडला में 56 एकड़ में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर निवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। अब तक 10 उद्यमियों ने प्रथम फेज में लगभग 400 करोड़ का निवेश किया है। रक्षा उपकरणों के कल पुर्जे बनाने वाले उद्यमी और निवेशकों का कहना है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन से उद्यमियों को बड़े स्तर पर काम मिलेगा। इससे यहाँ का मध्यम, लघु व कुटीर उद्योग विकसित होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर को लेकर संभावनाएं ज्यादा हैं। कई सारे लोग जो वहां पर जमीन चाहते हैं, इसके लिए यूपीडा को प्रस्ताव भेजा है। अंडला की जमीन के विकास के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा सभी विभागों को जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है और इस इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे लगता है कि अलीगढ़ में उद्योग जगत में एक नई क्रांति आएगी। जैसा कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो 101 आइटम्स को बैन किया है और अपने हिंदुस्तान में बनाने के लिए आह्वान किया है, ये उनका कार्य अतुलनीय है, जिससे हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक बहुत बूस्ट मिला है। इससे हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी और वो डिमांड बढ़ने से जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों में रोज़गार की सुविधाएं बढ़ेंगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को जो बेनिफिट होने वाला है, जो लघु उद्योग हैं और जो MSMEs हैं, उनको भी विशेष फ़ायदा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी और
लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल के ऊपर प्रोडक्शन और इसकी सेल्स बढ़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारा वेपनरी है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बट हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर में जब आने के बाद में जो हमारा जो प्रपोजल है, मैं बताता हूँ आपको। पहला ये कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, करीब 150 एम्प्लॉयज़ हमें हायर करने पड़ेंगे, जो प्रपोजल में है ही, वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा नहीं है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारे 3 एरियाज़ हैं। हम अपना प्रोडक्शन तो कर ही रहे होंगे, इसके अलावा हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हम वहाँ पे चालू करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, वहाँ पे आपको टेक्निकली क्वालिफाइड बच्चे भी चाहिए, वो हम डेवलप करेंगे जो प्योरली डिफेंस कॉरिडोर के हिसाब से काम कर पाएँ। और तीसरा है, यहाँ पे हमें लेबॉर्ट्री सेटअप करनी है ताकि टेस्टिंग के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। प्रथम चरण में हम लोगों ने करीब 56-57 हेक्टेयर ज़मीन इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर के लिए आरक्षित की है और इसमें लगभग 400 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल सरकार को आए हुए हैं और करीब 10 लोगों ने ज़मीन आवंटन के लिए एप्लीकेशन दिया, जिनका आवंटन भी हो गया है। अभी वहाँ पे संभावनाएं भविष्य में बहुत ज़्यादा हैं। लोग, कई और सारे लोग हैं जो वहाँ पे ज़मीन चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं। उसको देखते हुए ज़मीन प्रोक्योर करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास कई सारी सरकारी ज़मीनें सुरक्षित हैं, जिसको मैंने यूपीडा को भेजा है। यूपीडा के अधिकारियों द्वारा उसका निरीक्षण करने के बाद जो भी प्रस्ताव पर वो सहमत होंगे, वो प्रस्ताव हम शासन को भेजेंगे और भविष्य में भी ज़मीन आवंटन का काम किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, उनके संरक्षण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि और हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरा में भी इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और संत पद्मश्री रमेश बाबा द्वारा ऑनलाइन संशोधित किया गया। उन्होंने दैनिक जीवन में पेड़ पौधों की रक्षा करने पर जोर दिया। साथ ही कहा, मनुष्य के लिए पर्यावरण बेहद जरूरी है। प्रकृति वंदन का कार्यक्रम मनाया गया। प्रकृति वंदन कार्यक्रम में आगरा महानगर, आगरा विभाग के अंदर 30,000 रजिस्ट्रेशन हुए और 30,000 लोगों ने आज पेड़ पौधों का पूजन कर और उनका रोपण किया। वर्तमान में पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति से जुड़ें, इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि और हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में पूरे प्रांत में, ब्रज प्रांत में, विशेषकर आगरा में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगभग 40,000 परिवारों ने आज इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण में करा है, प्रकृति का पूजन करा है और भूमि वंदन करा है। अशुराए मोहर्रम आज देश में गमगीन माहौल में मनाया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर ट्वीट करके कहा, इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया है। पीएम ने कहा कि इमाम हुसैन के लिए न्याय और सत्य के मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। समानता और निष्पक्षता पर उनका पूरा जोर उल्लेखनीय है। बहुत लोगों को वो ताकत भी देता है। आज यौम आशुरा गमगीन माहौल में मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला के मैदान में हक और इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी की याद में 1400 साल से इमाम हुसैन की शहादत में याद में हर साल मजलिसों आयोजित होती हैं और जुलूस निकाले जाते थे। लखनऊ को आज़ादारी का मरकज कहा जाता था और यहाँ शाही जुलूस नवाबी ने अवध के दौर से निकल रहा है। इस बार कोरोना वायरस के चलते सब कुछ सीमित होकर रह गया। इमाम हुसैन का गम खुलकर न मनाने का भी गम आज़ादारों में देखा जा रहा है। आज 14 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार 10वीं मुहर्रम को एक वायरस की वजह से ताजिए दफन नहीं हो सके। मुहर्रम पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि ये बहुत बुरा वक्त है, हम आज ताजी अभी दफन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश और दुनिया से इस वायरस के खत्म होने की दुआ की जा रही है। एक शहादत इमाम हुसैन का गम है और दूसरा उस गम पे ये गम है कि हम गम नहीं मना पा रहे, लिहाजा ये हमारे लिए डबल मुसीबत का गम है। बस यही दुआ करते हैं कि कोरोना खत्म हो, फिर हम इराम का शहादत के मौके पर आशूरा नहीं मना सके तो चेहलुम मना लें। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौजवानों से अपील की है कि वे देश में ही बनाए नए नए गेम्स। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। चरणबद्ध तरीके से चलेगी मेट्रो रेल। सामाजिक, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधों के तहत आयोजित करने की दी जाएगी अनुमति। मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में कोविड-19 उन्मूलन के लिए जब तक सक्षम दवा नहीं विकसित होती तब तक सरकार करती रहेगी रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास। और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश शुरू। प्रथम चरण में लगभग 400 करोड़ का अब तक हुआ निवेश। उद्यमियों का कहना है कि इससे जहां एक तरफ एमएसएमई उद्योग विकसित होगा, वहीं स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।